हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं। देखिए जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। तो क्या क्या हुआ जनसंख्या में 3 मुख्य कारक? जन्म, मृत्यु एवं विवाह। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। ये तीनों कारक जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व। तो इसका आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। अब एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में से 127वां। आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और 146वें स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5,98,000, 3,20,000, 7,80,000, 2,34,000। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर ई होता तो इसका आंसर ई होता। ठीक है, तो देखिए आप इसमें से कोई नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 58,54,510 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की जनसंख्या 53,91,418 थी। गया 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 38,465 था। आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। ये गलत है, मध्य प्रदेश था या उत्तर प्रदेश की जगह। तो ये गलत होगा आपका। और ये वाला सही है, ये वाला सही है, और ये भी गलत होगा क्योंकि 1,000 होगा, यहाँ 10,000 दे रखा। तो 2 और 3 सही है।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। तो देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दो, केवल 2 और 3, तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर 48 या 1000 वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा में सबसे अधिक नगरीकरण है। देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक 62.2% है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एवं यह सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य भी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा, जन्म दर के द्वारा, सीमित संसाधन के द्वारा, तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है कौन सा, पारा, केडियम, सीसा, तो इसका आंसर होगा सीसा। क्या होगा, सीसा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। सीसा ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसमें न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है क्या, पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षरण, तो इसका आंसर होगा सी, पारिस्थितिक क्षरण। देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग। देखिए मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। पारिस्थितिक क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल व भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्य जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक विरासत, भवन स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है गुजरात, केरल, असम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा असम। अगला एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। इसका प्रमुख गृह राज्य असम है। एक सींग वाले गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग से होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा गोवा। क्या होगा, गोवा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में
सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में, कूनो वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167, 3267, 3067, एक उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ये 3167। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? उत्तराखंड से, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध महाराष्ट्र से है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे गविलगढ़ हिल कहा जाता है। वर्ष 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973-1974 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति, इसका आंसर होगा दुर्लभ प्रजाति। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियां लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगती है, इसीलिए इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। आर्गन को, ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड को। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैसें प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? रक्षाबंधन वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व का वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? लकड़ी, रुई, एल्यूमिनियम, पन्नी, तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। एल्यूमिनियम, पन्नी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम कार्निवोर। जो मांस खाता है ना उसे क्या कहते हैं? कार्निवोर। और जो दो मांस और साग सब्जियां खाता है, फल फ्रूट खाता है, तो उसे कहते हैं ओमनीवोर।
बोर मतलब सर्वाहारी, और इसे हर्बीवोर उसे कहते हैं शाकाहारी। हर्बीवोर जो मतलब मांस नहीं खाता उसे क्या बोलते हैं आप, हर्बीवोर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर या मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोर ऐसा प्राणी होता है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकता किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने से पूरी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें जवार नद मुख समुद्र तट निकट तटीय पर्यावरण के जंगल समुद्री घास प्रवाह भित्तियां नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, देखिए मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। जीवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 1 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नदमुखों, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल है। खाड़ी के 3600 पौधों और जानवरों की प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय समुद्री गाय और 6 मैंग्रोव प्रजातियां प्रायद्वीपीय भारत में स्थानिक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती है। शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात प्रसर्वे ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वायु से, पर्वत से, महासागर से, मीठे पानी के ग्लेशियर थे। तो इसका आंसर होगा महासागर से। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, देखिए सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो नतांग की राष्ट्रीय उद्यान में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में।
तो इसका आंसर होगा नतांग की राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में एक भारत के नतांग की राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। नतांग की राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे ईटंकी कहते हैं। वर्ष 1975 में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नतांग की रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अतः वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो यह तमिलनाडु ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया। तमिलनाडु राज्य सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।